बस बातें बंद, ध्यान इधर बेटा। आज से 40 मिनट्स तक या 30 मिनट तक मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनेंगे आप। ये जो आपने उस दिन इतना सारा लिखा था, मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसके बारे में सारा, फिर आपने बहुत सारी लाइनें बीच बीच में छोड़ी थी, वो सारी लाइनें आज भर लेना। ध्यान से सुनना। मेटलर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस चैप्टर का सेकंड थर्ड लास्ट टॉपिक है। मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है आपको पता है? मेटलर्जी क्या है? व्हाट इज मेटलर्जी? ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर, है ना? ओर से प्योर मेटल निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलर्जी। मेटलर्जी के लिए अलग अलग स्टेप्स है। मेटल पहले जमीन से निकालते हैं ओर को, फिर उसे साफ कैसे करते हैं, उसे अलग अलग स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो उस दिन हमने डिस्कस किया था, एक बार हम रिकॉर्डिंग में कर लेते हैं। स्टेप 1 था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या इसका दूसरा नाम क्या था? एनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन में क्या करते हैं? ओर जमीन से निकालते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, उसे पानी के प्रेशर से धोते हैं, ताकि उसमें से गैंग पार्टिकल्स माने इंप्यूरिटीज निकल जाए। इंप्यूरिटीज को गैंग पार्टिकल्स कहते हैं। तो पानी के प्रेशर से धो सकते हैं या मैग्नेट से साफ कर सकते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन उस दिन डिस्कस करा था ना हमने, या एक मेथड था आपको बताया था उस दिन, फ्रोथ फ्लोटेशन। तो ये सब आपके उसमें से अभी डिलीट हो गया, इनका एक्सप्लेनेशन, बस नाम याद रख लेना। तो कंसंट्रेशन कैसे होती है? हाइड्रोलिक वॉशिंग, या मैग्नेटिक सेपरेशन, या फ्रोथ फ्लोटेशन, या केमिकल सेपरेशन। केमिकल से भी धो सकते हैं, जैसे जो टॉप रिएक्टिव होते हैं वो केमिकल से धो के साफ होते हैं, मतलब ऊपर के पास मिट्टी विट्टी निकल जाएगी, उसकी इंप्यूरिटीज निकल जाएंगी। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या था? कंसंट्रेशन। आपने मेटल को धो लिया, और को साफ कर लिया। साफ करने के बाद, बिल्कुल फोकस इधर, साफ करने के बाद उसे अगले स्टेप पे ले जाएंगे। अभी सिर्फ मिट्टी निकली है, बाकी उसके अंदर अभी भी केमिकल्स लगे हुए हैं। उसके बाद मेटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देखा जाता है कि ये टॉप रिएक्टिव है, कि मिडल रिएक्टिव है, कि लो रिएक्टिव है। तो सबसे पहले लो रिएक्टिव कैसे साफ करते हैं वो पढ़ते हैं। तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। लो वाले आपके कोर्स में कौन से हैं? लो वाले हैं कॉपर और मरकरी। कॉपर और मरकरी। मरकरी के ओर का नाम है सिनेबार। तो सिनेबार से प्योर मरकरी कैसे मिलता है? 2 स्टेप में मिलता है। स्टेप 1, ये है सिनेबार, आप लिख लेना बाद में। एचजीएस क्या है? सिनेबार। इसमें से सल्फर हटाना है हमें, प्योर एचजी चाहिए, तो इसको बस गर्म कर देते हैं। एचजीएस को ऑक्सीजन के साथ हीट करने पर सल्फर हट के ऑक्सीजन खुद लग जाता है। क्या बन जाता है? एचजीओ प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर, बैलेंस आप कर लेना। ये है पहला स्टेप। अभी भी साफ नहीं हुआ ना, सल्फर हट के क्या लग गया? ऑक्सीजन। अभी ये ऑक्सीजन को भी हटाना है, तो और हीट करते हैं। अगले स्टेप में इसको लेते हैं और हीट करते हैं। ये ट्रायंगल मैंने हीट आपको पता है। इसको और हीट करेंगे तो इसमें से एचजी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, और गर्म करेंगे तो यहां से हमें प्योर मरकरी मिल गया। बात समझ में आई क्या क्या हुआ? पहले स्टेप में गर्म किया तो मरकरी का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आया। अगले स्टेप में मरकरी का ऑक्साइड को हीट किया तो ऑक्सीजन निकल गई और हमारा एचजी बच गया। ऑक्सीजन निकल गई, एचजी बच गया। 1 मिनट पॉज कर दे बेटा। हाँ जी, तो ये समझ में आया पहले स्टेप में क्या हुआ कि, अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। तो इसको हीट किया गया, मरकरी को हीट किया तो मरकरी का ऑक्सीजन, बार को हीट किया तो मरकरी का ऑक्साइड मिला। फिर मरकरी का ऑक्साइड को और हीट किया तो ऑक्सीजन निकल गई और उसमें खाली क्या बच गया? प्योर मरकरी। वो बताया था ना, मरकरी को गर्म करते हैं, मरकरी वेपर बन जाता है, इम्प्योरिटी नीचे रह जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, एक कंटेनर सा होता है, उसमें मरकरी गर्म करते हैं, वो जल्दी से भाप बन जाएगा। वो भाप को कहीं और इकट्ठा करते हैं, उस बूंद 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 मरकरी गिरती है, इंप्योरिटी वहीं रह जाती है। डिस्टिलेशन प्रोसेस से ये साफ होता है। फिर दूसरा है कॉपर का एक्सट्रैक्शन। कॉपर को कैसे साफ करते हैं? दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ब्लेंड। ये कॉपर ब्लेंड है, इसमें से कॉपर साफ करना है, मैंने क्या हटाना है? सल्फर। इसको भी हीट से, जो लो रिएक्टिव है, गर्म करके ही साफ हो जाते हैं। तो कॉपर को गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर होती है। जैसे ही सल्फर हटता है वहां ऑक्सीजन आके लग जाता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ये हो जाएगा CuO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हुआ कि भाई आपने हीट किया तो ऑक्सीजन आके लग गई, सल्फर तो हटा लेकिन अभी भी ऑक्सीजन बची हुई है। अब जैसे मरकरी में से ऑक्सीजन हटाना तो उसको गर्म कर दिया, ऑक्सीजन हट गई। कॉपर में ऐसे हटता नहीं है। अब अगले स्टेप में मुझे ये ऑक्सीजन हटाना है, तो ये क्या करते हैं, इस कॉपर ऑक्साइड में फिर से वो कॉपर का ओर मिला देते हैं, कॉपर ब्लेंड। वो जो कॉपर का ओर था ना, उसका कुछ टुकड़ा यहाँ मिला देते हैं फिर से।
तो उससे क्या होता है, ये कॉपर कॉपर आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, सल्फर ऑक्सीजन ले जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर आपस में लिख जाएंगे, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड फिर से बाहर हो जाएगा। यहाँ 2 कॉपर लगाओ तो 2 और 2 टोटल कितने कॉपर हो गए, 4। तो आपने देखा क्या हुआ कि सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो गया, और ये 2 कॉपर और इसके 2 कॉपर, टोटल 4 कॉपर बाहर हो गए। तो ये कॉपर हमें मिल गया, उसके बाहर से इम्प्योरिटी चली गई। तो लो रिएक्टिव को कैसे करते हैं साहब, बस गर्म करके, सिंपली बाय हीटिंग। ठीक, फिर आ जाती है बारी मिडल वालों की, जो मिडल रिएक्टिव एलिमेंट्स है। मिडल में कौन कौन से पाए जाते हैं, मिडल में पाया जाता है जिंक, कॉपर भी वैसे मिडल का ही पार्ट है, जिंक, आयरन, लेड, ये सब मिडल में पाए जाते हैं। तो अब इसको भी 2 स्टेप में साफ किया जाता है। पहला होता है उस मेटल ओर को उसके मेटल ऑक्साइड में बनाना। मेटल ओर को किस में बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड में। कैसे बनाते हैं, या तो रोस्टिंग करते हैं या कैल्सिनेशन। रोस्टिंग का मतलब होता है किसी भी मेटल ओर को गर्म करना हवा की प्रेजेंस में, जैसे यहाँ हवा है, यहीं पे गर्म करने लग गए आप। तो जैसे रोस्टिंग कैसा होता है देखो। अच्छा, रोस्टिंग किसके लिए है ये भी याद रखना, कि आपको डिफरेंस पूछेंगे कि रोस्टिंग कौन से ओर का रोस्टिंग किया जाता है, कौन से ओर का कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होता है, हीटिंग मेटल ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन में हीटिंग मेटल ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब सारी हवा वगैरह वैक्यूम पंप से निकाल लेते हैं और उस रूम के अंदर एयर नहीं रह जाती बिल्कुल भी, फिर वहां पे गर्म करते हैं करंट वरंट की मदद से, और हवा नहीं आने पाए वहां पे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करने का कैल्सिनेशन कहते हैं, और हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में कैसे पता चले किसका रोस्टिंग करना है, किसका कैल्सिनेशन करना है। रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड ओर का, याद रखना, रोस्टिंग किसका करते हैं, सल्फाइड ओर का। कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट ओर का। रोस्टिंग इज फॉर सल्फाइड ओर, कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट ओर। तो रोस्टिंग कैसे करते हैं कि वही सल्फाइड ओर लिया, जैसे मैंने जिंक सल्फाइड लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर होता है। और कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट के लिए, जैसे मैंने कहा जिंक कार्बोनेट लिया, उसको बिना हवा के हीट करो तो इसमें भी जिंक ऑक्साइड मिलता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। तो दोनों में मिला क्या देखो, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो जिंक ऑक्साइड मिला, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रोस्टिंग। मिला जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं ना हम लोग, तो मेटल ऑक्साइड। और कार्बोनेट को भी हीट किया बिना हवा के, बिना हवा के हीट किया तो भी कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, क्या बना, जिंक ऑक्साइड, है ना। अच्छा, दोनों में मिल सेम चीज रही है, क्या मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड, दोनों में जिंक ऑक्साइड ही तो मिल रही है। तो ये पहला स्टेप होता है मेटल ऑक्साइड में बदलना, दोनों में मेटल ऑक्साइड में बदल रहे हैं। ठीक है, अब एक सवाल आता है आपकी बुक में, क्वेश्चन है कि वाई इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट सल्फाइड एंड कार्बोनेट इनटू देयर ऑक्साइड। ऑक्साइड में बनाना जरूरी क्यों है, सीधे क्यों नहीं सल्फर हटा देते। सल्फाइड सल्फर से इसे ऑक्साइड क्यों बनाए, इसको भी ऑक्साइड क्यों बनाए, व्हाई इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो आप लिखोगे बिकॉज इट इज इजियर टू रिमूव ऑक्सीजन देन सल्फर एंड कार्बोनेट। अब आगे ऑक्सीजन हटाना आसान है, सल्फर डायरेक्ट हटाना मुश्किल है। देख रहे थे यहाँ सल्फर डायरेक्ट हट रहा था, नहीं, पहले वो ऑक्साइड में बदल रहा था ना। तो आप बोलोगे इट इज इजियर टू रिमूव ऑक्साइड लेयर रेदर देन सल्फाइड एंड कार्बोनेट, देयरफॉर इट इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड। ठीक है, कि ऑक्सीजन हटाना आसान है सल्फर और कार्बोनेट के मुकाबले। अब इसको कैसे हटाते हैं, अब करते हैं रिडक्शन। अब ऑक्सीजन कैसे हटाते हैं, इसको सिंपली जैसे यहाँ गर्म कर दिया हट गया था, इसमें नहीं हटेगा, इसमें मिलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आपको याद है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता था, जो दूसरे का ऑक्सीजन को खींच ले। तो रिड्यूसिंग एजेंट 2 हैं जो काम आते हैं, सस्ते और अच्छे। कार्बन, कार्बन का एक फॉर्म होता है उसे कोक कहते हैं, लकड़ी को जला के जो कोयला सा बच जाता है ना, जली लकड़ी जो होती है उसे कोक कहते हैं। कोक फिल्टर में भी इस्तेमाल होता है, उसके पाउडर, कार्बन के पाउडर फिल्टर में भी लगाते हैं। तुमने देखा होगा भी, फिल्टर खोला हो किसी ने, तुम्हारे फिल्टर साफ करने वाला है तो अंदर कार्बन कार्बन निकलता है, वो कोक होता है, वो इम्प्योरिटी को खींच लेता है अपने पास, वो जर्म्स को भी अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, बैक्टीरिया वगैरह को खींच लेता है। तो जिंक ऑक्साइड में अब मिलाते हैं कोक। तो जिंक ऑक्साइड में देखो, जिंक ऑक्साइड में कोक मिलाएंगे तो कोक क्या करेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा और जिंक बाहर हो जाएगा। तो कोक ने क्या किया, कोक माने कार्बन, कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को खींच लिया और प्योर जिंक मिल गया तुम्हें। तो दोनों केस में बनी तो सेम ही चीज थी ना। उसके बाद दोनों केस में एक ही चीज करना होता है, रिडक्शन। चाहे कार्बन मिला दो चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दो,
कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाओगे ना तो वो भी ऑक्सीजन खींच के CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इन बोथ द केसेस रिडक्शन होता है तो हमें प्योर जिंक मिल जाता है। इसी के अंदर मिडल वाले में ही मैग्नीज भी पाया जाता है। मैग्नीज नेचर में पहले से ही ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है। मैग्नीज को ना रोस्टिंग करनी पड़ती है ना कैल्सिनेशन, मैग्नीज मिडल रिएक्टिव में ही है, वो पहले ही ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है। तो मैग्नीज को कार्बन से साफ नहीं कर सकते। मैग्नीज एक एलिमेंट है, वो MnO2 के फॉर्म में पाया जाता है, मैग्नीज ऑक्साइड। तो उसको कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाता क्योंकि मैग्नीज कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है, अपना ऑक्सीजन देता ही नहीं। तो हमें कोई अच्छा ऐसा मेटल लेना पड़ेगा जो मैग्नीज के ऑक्सीजन को खींच ले। तो ऊपर वाले जो मेटल नहीं होते, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, उनमें से एक इस्तेमाल करते हैं। तो एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं। सोडियम पोटेशियम तो जलने लग जाते हैं हवा में निकालते ही, एल्यूमिनियम नहीं जलता। वो सोडियम पोटेशियम को तो केरोसिन में रखते हैं ना, उसको तो रख नहीं सकते, उसको गर्म करोगे तो सारा ही जल जाएगा, वो साफ ही नहीं कर पाएगा। तो एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन खींच लेता है, Al2O3 बन जाता है और प्योर मैग्नीज बाहर हो जाता है। ठीक है, ये है मैग्नीज का एक्सट्रैक्शन। पेपर में आए मैग्नीज का एक्सट्रैक्शन तो ऐसे लिख देना। MnO2 में क्या मिलाया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन खींच गया, Al2O3 बन गया, एल्यूमिनियम Al2O3 बनाता है ना, और मैग्नीज बाहर हो जाएगा, प्योर मैग्नीज बाहर हो गया। तो इसमें एल्यूमिनियम ही क्यों मिला है, कार्बन क्यों नहीं मिला है, क्योंकि कार्बन को ही अपना ऑक्सीजन देगा ही नहीं। एल्यूमिनियम ज्यादा इससे रिएक्टिव है, ये दे देगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन से। ठीक, नेक्स्ट है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन एक तरह से आयरन की एक्सट्रैक्शन है। आयरन को कैसे साफ किया जाता है, आयरन को साफ किया जाता है हेमेटाइट ओर से। हेमेटाइट ओर का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, याद है किसी को? हेमेटाइट ओर Fe2O3, Fe2O3, यस, Fe2O3 हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट ओर को भी एल्यूमिनियम से ही साफ करते हैं। Fe2O3 को ये लोग, अच्छा ये एक्चुअली थर्मिट रिएक्शन अलग चीज है। थर्मिट रिएक्शन से हमें आयरन तो मिलेगा, देखो ये आगे आप खुद ही लिख लोगे, ये Fe2O3 है, इसमें भी एल्यूमिनियम मिलाओगे, एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा, Al2O3 बाहर हो जाएगा, प्लस Fe बच जाएगा, लिख लोगे। ये भी ऑक्सीजन ले लेगा, Al2O3 बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, आयरन। Why this is called thermit reaction? Because in this reaction tremendous amount of heat is released which is used to join railway tracks. वो जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना, रेलवे के ट्रैक को जोड़ने के काम में आती है रिएक्शन। एल्यूमिनियम के साथ इसको गर्म किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, उसमें से बहुत सारी हीट निकलती है। वो इतनी हीट निकलती है कि आयरन को पिघला देती है, और पिघला के वो रेलवे के जो ट्रैक होते हैं, एल्यूमिनियम आयरन मेल्ट होकर रेलवे के ट्रैक में आयरन ज्वाइन हो जाता है। तो रेलवे के ट्रैक में जहाँ क्रैक रैक होगा उसको इससे वेल्डिंग करी जाती है, इससे ज्वाइन करा जाता है, इसलिए थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। थर्मिट माने हीट, थर्म का मतलब होता है हीट। सो इन दिस रिएक्शन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज विच इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, अच्छा तो ये है थर्मिट रिएक्शन, लिख लोगे ये क्या होगा यहाँ, Al2O3 प्लस Fe। तो बैलेंस इसको भी कर लेना, इसको भी, जो सारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कोई भी जितनी भी है सबको बैलेंस करना है आपने। ठीक, नेक्स्ट ये है मिडल रिएक्टिव वाले। ये सारे के सारे क्या थे, मिडल रिएक्टिव। मिडल रिएक्टिव के पहले उनके ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर रिडक्शन करके साफ कर दिया जाता है। जो पहले ही ऑक्साइड में है, जैसे ये दोनों, उसको सीधा एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके ऑक्सीजन उसका लेयर हटा दिया जाता है। फिर आ गए हम लोग स्टेप 4 पे। अब टॉप रिएक्टिव की बारी आ गई। स्टेप 4 आपने लिखा हुआ है टॉप रिएक्टिव। तो टॉप रिएक्टिव में आता है भाई सोडियम, एल्यूमिनियम, ये पोटेशियम, ये सब टॉप रिएक्टिव है। इनको साफ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब ये सिंपल एल्यूमिनियम कुछ मिला दो, कार्बन एल्यूमिनियम गर्म करो, कुछ भी करो, वो अपने बाहर की ऑक्साइड लेयर हटाते ही नहीं। तो इसको क्या करते हैं, टैंक के अंदर डालते हैं। जैसे ये मैं आपको दो बता रहा हूं, लिखना आपने एक ही है। जैसे आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सोडियम के एक्सट्रैक्शन। सोडियम टॉप रिएक्टिव में पाया जाता है। सोडियम को मिलता है उनके क्लोराइड फॉर्म से, उनके फ्यूज्ड क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करके एक टैंक के अंदर डाल देते हैं, ये टैंक है, उसके अंदर रॉड लगाते हैं, कार्बन की रॉड लगाते हैं। तो ये कार्बन की रॉड है। एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं। एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई सोडियम क्लोराइड जब यहाँ मेल्ट होगी ना, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है ना, जब पिघला दोगे तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा।
पिघलाने पे Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। तो एनोड पे Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बन जाता है सोडियम। तो यही सोडियम जो होता है वो आपका पिघल के यहाँ नीचे की तरफ रहता है इधर। तो यहाँ से यहाँ होल करके सोडियम निकालते रहते हैं। सोडियम जो होता है मेटल होता है, भारी होता है, पिघल के यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाता है सोडियम टैंक के। तो ये सोडियम जो इकट्ठा होता रहेगा उसे नीचे से निकालते रहेंगे। और इसमें Cl भी था। तो क्लोरीन क्या करता है, अगल बगल जैसे एक क्लोरीन है, एक और पड़ोस में क्लोरीन होगा, तो दो क्लोरीन आपस में मिक्स हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और क्लोरीन गैस बना लेते हैं। क्लोरीन गैस तो टैंक में से उड़ती रहेगी क्योंकि वो गैस है, वो उड़ती रहती है ऊपर ऊपर। सोडियम इकट्ठा होता जाता है कहाँ, नीचे, और क्लोरीन गैस आपकी उड़ती रहती है। आपकी बुक में यही है। तो अगर आपका टॉप रिएक्टिव मेटल आए तो आप बोलोगे उसको करंट से साफ किया जाता है, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से साफ किया जाता है फ्रॉम देयर मोल्टन फ्यूज्ड क्लोराइड। मोल्टन माने ये जैसे सोडियम क्लोराइड को पिघला के, तो सोडियम अलग क्लोरीन अलग, फिर सोडियम क्या करता है एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बन जाता है, वो मेल्ट होके नीचे इकट्ठा हो जाता है, उसको यहाँ से निकालते रहते हैं जितना सोडियम बनता रहता है, और क्लोरीन तो क्लोरीन गैस बन के उड़ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आप स्टेप 4 में लिखेंगे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये किसके लिए है, टॉप रिएक्टिव मेटल्स के लिए। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक, अब एक लास्ट स्टेप बचा है, स्टेप 5। अब हमें दिख रहा है कि प्योर जिंक मिल गया, हमें दिख रहा है जी प्योर मर्करी मिल गया, प्योर कॉपर मिल गया, लेकिन अभी देखने में लग रहा है ये प्योर है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज हैं जो हमें डायरेक्टली नजर नहीं आती। तो एक लास्ट स्टेप से गुजरना होता है, स्टेप 5, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। लास्ट स्टेप होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग देखिए आप क्या होता है। तो ये ऊपर वाला प्रोसेस तो आप लिख ही चुके हो सारा, है ना। तो ये मैं इतना मिटा रहा हूँ, बस इतनी जगह हमें चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आप देखिए ध्यान से, स्टेप 5 है ये, आखिरी स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो हमें लगा जी ये प्योर कॉपर मिल गया, तो आपकी बुक में कॉपर की रिफाइनिंग है, आपने भी कॉपर से ही, कॉपर के बारे में ही पूछेंगे कि हमें लग रहा है ये प्योर कॉपर है, लेकिन ये प्योर नहीं होता, इसको आखिरी स्टेप से गुजरना होता है एकदम साफ बनने के लिए। तो उसके लिए भी एक ऐसा टैंक लेते हैं, एक टैंक लेते हैं, और उस टैंक के अंदर क्या क्या डालते हैं, ध्यान से सुनना। ये टैंक लिया, इसके अंदर एक पतली सी रॉड होती है जो पहले से ही हमारे पास कॉपर पहले से ही मौजूद है। ये है प्योर कॉपर, ये है प्योर कॉपर, ये पतली रॉड होती है प्योर कॉपर की। और एक ये वाली कॉपर की रॉड ले लेते हैं, ये थिक है, ये इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर। इसके अंदर कॉपर देखने में प्योर लग रहा है लेकिन इसके अंदर इम्प्योरिटीज है। तो एक प्योर कॉपर की स्ट्रिप लेते हैं और एक इम्प्योर कॉपर इसमें से बड़ी सी मोटी सी रॉड लेते हैं, उसको बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखना। जो इम्प्योर वाली है उसको नेगेटिव से जोड़ते हैं, इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे, और जो प्योर वाली है उसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे। प्योर वाली को कहते हैं एनोड, जो इम्प्योर वाली है इसको क्या कहते हैं, एनोड। और इस माइनस वाली रॉड को क्या कहते हैं, कैथोड। माइनस वाली कैथोड और प्लस वाली एनोड। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, लिक्विड। वो जैसे कॉपर को साफ करना है तो कॉपर का ही सॉल्ट होना चाहिए, मरकरी को साफ करना है मरकरी का सॉल्ट, जिंक को साफ करना है जिंक का सॉल्ट। सॉल्ट मतलब जैसे कॉपर का सल्फेट, कॉपर का क्लोराइड, तो कॉपर का सॉल्ट डाल दिया इसमें, इसको पिघला के। फिर जैसे ही करंट पास करते हैं, बैटरी लगाएंगे करंट तो जाएगा, जैसे ही करंट जाएगा इसके अंदर से, क्योंकि ये मोटी सी रॉड है इम्प्योर कॉपर की, इसके अंदर से कॉपर आयन सोल्यूशन में जाता है। इसके अंदर से क्या जाता है, कॉपर आयन, यहाँ पिघल पिघल के कॉपर आयन इसमें से निकलते रहेंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। कॉपर आयन पे क्या चार्ज है, प्लस। प्लस किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस। माइनस की रॉड ये वाली है ना रॉड, तो ये कॉपर आयन क्या करता है, जो माइनस वाली रॉड है ये वाली, इसके ऊपर जाके चिपकता रहता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो ये जाके इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाता है। ये कॉपर आयन, यहां से कॉपर आयन निकलेगा सोल्यूशन में जाएगा। अब कॉपर आयन है वो प्लस है, और इसमें क्या है माइनस, तो माइनस प्लस वाला माइनस की तरफ जाके अट्रैक्ट होगा और इस रॉड पे डिपॉजिट होता रहेगा। थोड़ी देर बाद ये वाली रॉड मोटी हो जाएगी, यहाँ से सारे कॉपर आयन प्योर वाले चले आए, इस पे आके डिपॉजिट हो गए, और इसमें जो मिट्टी वगैरह है
वो यहाँ नीचे इकट्ठी होती जाती है। जो अब आयन नहीं बन सकती वो मिट्टी होगी, वो इम्प्यूरिटीज होंगी, उसे कहते हैं एनोड मड। एनोड के नीचे मड इकट्ठा हो जाता है, वो इम्प्यूरिटी है जो हमें दिख नहीं रही थी यहाँ। जो इम्प्यूरिटी यहाँ पे अब नीचे इकट्ठी हो गई, टूट टूट के नीचे गिर गई, और प्योर कॉपर आयन यहाँ से निकला और इस पे डिपॉजिट हो गया। थोड़ी देर में ये मोटी रॉड हो गई और ये पतली हो गई, ये खत्म ही हो गई धीरे धीरे। ऐसे इसको 3-4 बार करते हैं, जो भी प्योर कॉपर होगा वो जाके इस पे डिपॉजिट होता जाएगा। फिर इसको निकालते रहते हैं, दूसरी पतली रॉड डालते रहते हैं, फिर उसके ऊपर आएंगे, डिपॉजिट होगी, फिर उसको निकालेंगे और रॉड डालेंगे, जब तक इसके सारे आयन इस पे नहीं आ जाते। तो इस तरह से ये कॉपर आयन हमारा इसमें से ये साफ हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने बैटरी लगाई तो क्या हुआ, इसमें से कॉपर आयन निकले और जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो गए। तो थोड़ी देर में ये मोटी हो जाएगी और ये खत्म होकर नीचे टूट टूट के गिर जाएगी। जो नीचे बचेगी वो है एनोड मड, उसे इम्प्यूरिटीज कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये सारे आपके स्टेप्स हैं मेटलर्जी के। तो पहले स्टेप में क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं कि भैया वो देखते हैं लो रिएक्टिव है कि मिडल वाला है कि टॉप। तो लो रिएक्टिव को कैसे साफ करते हैं, सिंपली बाई हीटिंग। फिर देखते हैं मिडल वाला, मिडल को क्या करते हैं, पहले उसके ऑक्साइड में बदलते हैं, ऑक्साइड के बाद उसमें क्या मिला देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो ऑक्सीजन खींच लेता है, आपको प्योर जिंक या प्योर आपका जिंक मिल जाता है। ऐसे एल्यूमिनियम के लिए तो सीधा मैग्नीज के लिए सीधा एल्यूमिनियम मिला देते हैं, सीधा ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लेता है। हर्मिट रिएक्शन आप खुद लिख लोगे, हर्मिट है ना, वो रेलवे ट्रैक को जो ज्वाइन करने। और स्टेप 4 आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, दिस इज फॉर टॉप रिएक्टिव मेटल्स। टॉप में सोडियम एल्यूमिनियम इन सबको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से साफ किया जाता है, करंट डाल के फिर साफ करते हैं, डायरेक्टली वैसे साफ नहीं हो सकता ये। फिर जब ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं तो उसे लास्ट स्टेप से गुजरना होता है। सभी के लिए नहीं है, कुछ कुछ के लिए है, जैसे इसके लिए है, कॉपर के लिए, जिंक के लिए, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से होना होता है प्योरेस्ट फॉर्म लाने के लिए। तो हमें उससे प्योर कॉपर या प्योर जिंक मिल जाता है। ठीक है, गोल्ड को भी इससे साफ करते हैं, गोल्ड को भी इसी स्टेप से गुजरना होता है, लास्ट वाला गोल्ड, मरकरी, सिल्वर। ठीक है, तो मर्क्यूरी तो खैर उसी फॉर्म में आ जाता है, सिल्वर को और गोल्ड को इनसे साफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने जो जो बीच बीच में जगह छोड़ी थी सारी वो लिख लो, पॉज कर दे बेटा।